अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। मखसूस नशिस्तों के लिए पीटीआई पुर उम्मीद है फ़ैसला किसके हक़ में आएगा। इस वक्त केस है मखसूस नशिस्तों का और इलेक्शन कमीशन ने कुछ गैर आइनी किया है तो उड़ा कर रख देंगे, चीफ जस्टिस ने आज कहा। और कल तक समात जो है वो मुलतवी होगी। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समात के दौरान चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ गैर आइनी किया तो बिल्कुल उड़ा के रख देंगे। इलेक्शन कमीशन हकी इदारा नहीं, ना ही सुप्रीम कोर्ट के मातहत है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट ने केस की समात की। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुन्नी बख्तर, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खां और जस्टिस जमाल खां मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मसखर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अजहर मिनुल्लाह, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान फुल कोर्ट का हिस्सा हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। और अगर हम देखें तो पिछले ज़ाहिर इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छिन गया था। वो निशान कैसे छिना, इसके ऊपर ज़ाहिर समात हो रही है। और सिर्फ बल्ले का निशान नहीं, उसके बाद चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो जीत कर आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे थे वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए। वो शामिल हुए तो उसके बाद मखसूस नशिस्तों की क्या पोजीशन है, आइन और कानून क्या कहता है, उसकी तशरीह इस वक्त जो समात हो रही है उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने तशरीह ठीक तरीके से नहीं की। एक अबहम था, कह सकते हैं कि मिसगाइड किया गया पूरे मामले में। अब ज़ाहिर फ़ैसला आएगा तो पता चलेगा इसका फ़ायदा किसको होता है किसको नहीं होता। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब मोहम्मद यासीन आज़ाद साहब ने, सीनियर कानूनदान हैं और ख़ासतौर पर इस पूरे मामले पर बड़ी गहरी नज़र भी रखते हैं। यासीन आज़ाद साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। हेलो। जी यासीन साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, अब आइए, आवाज़ पहले बहुत कम आ जी रही जी, है। यासीन साहब किस तरह देखते हैं फुल कोर्ट मखसूस नशिस्तों के केस की समात कर रहा है। आज बड़े ज़बरदस्त दिलचस्प रिमार्क्स भी आए। आप थोड़ा ज़रा फॉलो भी कर रहे हैं और बहुत सीनियर हैं, इन चीज़ों को समझते भी हैं। क्या देख रहे हैं ये मामला अब किस तरफ जा रहा है? चूँकि मखसूस नशिस्तें इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के पास हैं और दीगर जमातों के पास। अगर ये फैसला होता है, मामला अगर अंडू होते हैं, आइन और कानून क्या कहता है और आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है इस पूरे मामले में? देखें सर, पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो इतने दिनों से इस केस को सुन रहा है, जी जी, मेरे नज़दीक ये पेशावर हाई कोर्ट के सामने जो केस था जिसमें उन्होंने होल्ड किया था कि सुन्नी इत्तेहाद तहरीक को जो है ना कोई सीट नहीं मिल सकती, ठीक उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आइन के आर्टिकल 185 के तहत अपील है। लेकिन जिस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में केस की प्रोसीडिंग हो रही है वो यूं लगता है कि अपील पे बहस नहीं हो रही है। हालांकि अपील पे बहस होना चाहिए। और जिस तरह पहले कहा गया था कि पीटीआई जो है इस केस में पार्टी है ही नहीं, तो वो किस हैसियत से क्लेम करते हैं कि ये रिजर्व सीटें पीटीआई की हैं। दूसरा ये है कि कानून के मुताबिक आप किसी ऐसी सियासी जमात के अंदर जा सकते हैं जो बैसिक पार्लियामेंट्री पार्टी के रजिस्टर्ड हो और जब वो इलेक्शन लड़े तो कम से कम एटलीस्ट एक सीट तो उसकी होनी चाहिए। ठीक है। सुन्नी इत्तेहाद की कोई सीट नहीं है और उसकी सीट न होने के बाद उसका अल्टीमेट रिजल्ट ये निकलता है कि सुन्नी इत्तेहाद का जब प्रेसिडेंट है वो भी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ा और उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिख कर दिया कि मुझे रिजर्व सीटें नहीं चाहिए। इसलिए नहीं चाहिए कि सुन्नी इत्तेहाद का जो मंशूर है उसमें नॉन मुस्लिम के फेवर में हमारी कोई मंशूर की सीट मौजूद नहीं है। ठीक है। आप जब पीटीआई वाले वहाँ गए तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मैंने इस्लामाबाद में 2 दिन मुसलसल इस केस को सुना। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है कि आप की पार्टी का निशान यह था
और आपके जो लोग हैं वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की हैसियत से इलेक्शन लड़े, इंडिपेंडेंट हो गए। तो आपने, क्योंकि पीटीआई आज भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड में एक रजिस्टर्ड पार्टी है, तो उन्होंने कहा बजाय सुन्नी इताअत तहत में जाने के बजाय आप पीटीआई में चले जाते, आपने ये खुदकुशी क्यों की? ठीक, इसका जवाब तो किसी के पास नहीं है। और सुन्नी इताअत की तरफ से जो लोग ये कहते हैं कि रिजर्व सीटें हमें दी जाएं, उनके मंशूर में रिजर्व सीटों के लिए वो खुद कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि गैर मुस्लिम जो है ना हमारी पार्टी का मेंबर नहीं हो सकता। ठीक है। तो इन हालात में अब चूंकि ऑनरेबल चीफ जस्टिस और जजेस की जो मेजॉरिटी है, मैं 29 तारीख को जब आया तो उस दिन भी बेंच के जज साहब ने सुन्नी इताअत के जो वकील हैं फैसल सिद्दीकी का, उनसे पूछा कि उन्होंने कहा आप मुझे ये बता दें कि क्या सुप्रीम कोर्ट में आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत कार्रवाई हो रही है या ये पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील है। ठीक है। आप मानते हैं तो पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक है, तो अगर पेशावर हाईकोर्ट के फैसले में है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने खाली ये डिसाइड करना है कि पेशावर हाईकोर्ट का फैसला सही है या गलत है। ठीक। अब इतनी सी अपील को सुनने के बजाय आज इतने दिनों से सुप्रीम कोर्ट में ये प्रोसीडिंग हो रही है, टाइम भी ज़ाया हो रहा है और पब्लिक के केसेस भी नहीं चल रहे उसकी वजह से। ठीक है। और सूरत बाज़ औक़ात मैंने ये देखी कि अगर बेंच का एक जज किसी जो वकील है जो आर्गूमेंट कर रहा है उनसे पूछ रहे हैं कि आप इसका जवाब दें, तो बजाय वकील के जवाब के देने के बेंच के अंदर से जवाब मिलता है। तो ये चीज़ें जो मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी कभी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सुन्नी इताअत क्या राइट बनता है, क्योंकि जब इलेक्शन की बारी आती है, पॉलिटिकल पार्टीज इंतखाबात में हिस्सा लेती हैं, तो उनको पहले कहा जाता है कि आप अपने जो रिजर्व सीटें हैं उनके लिए कैंडिडेट का नॉमिनेशन दाखिल करें। ठीक। एक लिस्ट फाइल की जाती है कि हमारा जो रिजल्ट होगा उसके मुताबिक नंबर 1 पे ये एमपी होगा तो या एमएनए होगा, नंबर 2 पे ये होगा, नंबर 3 पे ये होगा। जितनी सीटें वो खुद उसका तयन करते हैं। ठीक हो गया। अब तो रिजल्ट ये निकला कि वो तमाम सीटें जो थी चली गई मुख्तलिफ पार्टियों को, तो जो सुन्नी इताअत की सीटें बची, क्योंकि सुन्नी इताअत जो है ना बहसीत पार्टी के रजिस्टर नहीं था, उसकी पार्टी में लोग जाने के मजाज नहीं थे, तो सुन्नी इताअत तो 0 पे चला गया। तो अब वो ये कहते हैं कि ये रिजर्व सीटें हमें दे दो। ये बात दुरुस्त है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भाई जज साहिबान का कहना ये है कि आप हमें इतना तो बता दें कि ये जो सीटें आपने बांटी हुई, जी जी, ये बची हुई थी, उनको आपने तकसीम कैसे किया। इंडिविजुअल की तरफ से मखदूम अली खान साहब अफेयर हो रहे हैं। मखदूम अली खान साहब ने अपने दलाइल 2.5-3 घंटे तक जारी रखे और उन्होंने बताया कि ये चूँकि सुन्नी इताअत कोई पार्टी नहीं थी, पार्लिमानी पार्टी, तो जो सीटें बची हैं क्योंकि हम उसको इनकम्प्लीट नहीं छोड़ सकते, तो लिहाजा हमें उसी रेशो से ये सीटें पीपल पार्टी, नून लीग, मौलाना फजलुर रहमान जो पार्लिमानी पार्टियां उसमें तकसीम की। अब मेरे हिसाब से मंच के अंदर तकसीम तो है, जाहिर है कि जरूरी नहीं कि ये मुतफ़िक़ा फैसला हो। ठीक है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान क्या फैसला देते हैं, तो इसमें यासीन साहब से बड़ी तफसील से ज़रा आपने ऑब्जर्वेशंस भी बताई और ज़रा कानूनी प्रोसीडिंग को आप हमसे ज़रा बहुत ज़्यादा बेहतर समझते हैं, जानते हैं। जिस तरह की डिबेट हो रही है ड्यूरिंग इस प्रोसीडिंग के दौरान जो बातचीत हो रही है और जिस तरह का मुअज़्ज़ज़ जो बेंच है जजेस का, वो जिस तरह के आर्गूमेंट्स बिल्ड कर रहे हैं और जिस तरह की बातचीत हो रही है, उससे जो हम अगर वो करें डिवाइड तो नज़र आ रहा है बेंच, लेकिन डिवाइड से हट कर भी एटलीस्ट जो बज़ाहिर बादिउल नज़र जिसको हम कहते हैं, तो उसमें यही लग रहा है कि देखिए इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने तो गलत किया ही किया। अब वो सीटें सुन्नी इत्तेहाद को मिले, पीटीआई को मिले या ना मिले, ये तो अलग बात है, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि शायद वो दूसरी पार्टियों को भी नहीं दे सकते, जिस तरह के जजेस रिमार्क्स दे रहे हैं
कि ये कैसे मुमकिन है कि वो किसी और आज़ाद हैसियत से या किसी देखें, अगर वो जी जी सीटें आप किसी और पार्टी को नहीं देते, जी और जो है वो 336 का मेंबर पे मुश्तमिल है। जी जी अगर 10 या 15 या कौमी असम्बली की 22 सीटें निकल जाती हैं, ठीक है, तो वो रिजर्व सीटें हैं। वो रिजर्व सीटें बकौल आपके सुन्नी इत्तेहाद को तो नहीं मिलेंगी, और जब सुन्नी इत्तेहाद को नहीं मिलेंगी तो वो किस पार्टी को जाएंगी। और जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान ये तकसीम की, अब अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये होल्ड करता है ठीक कि ये किसी को नहीं मिलेंगी, इसका मतलब है कौमी असम्बली का जो हाउस है वो पूरा नहीं होगा, इसके मेंबर वो पूरा नहीं होगा, तो फिर सिस्टम को आप चलाएंगे कैसे। ठीक। तो इसमें मैं यासीर साहब मैं बिल्कुल इसी नुक्ते पे आना चाह रहा था कि इसमें पार्लिमानी रूल्स या इलेक्शन कमीशन के रूल्स कोई मौजूद हैं कि उस सूरत में ये लोग कहाँ जाएंगे और ये रिजर्व सीट्स कैसे किसको मिल सकती हैं? कौन सी रिजर्व सीटें? जो रिजर्व ज़ाहिर है, अगर अभी तक तो ये रिजर्व सीटें मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों के पास है ना, जो नुमाइंदगी है उस हिसाब से इलेक्शन कमीशन ने दी है। अगर ये फैसला रिवर्स हो जाता है, अंडू हो जाता है, तो उस सूरत में क्या कोई आइनी शिक मौजूद है कि वो जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको अपने तौर पे ही आज़ाद हैसियत से ही कोई रिजर्व सीट्स मिल सके? क्या पॉसिबिलिटीज़ है, कैसे हाउस पूरा होगा? आज़ाद उम्मीदवार जो है ना जी, उनको तो रिजर्व सीट तो कोई मिल नहीं सकती। ठीक है, आज़ाद का मतलब आज़ाद इंडिविजुअल आदमी होगा। ठीक है, आपके पास ऑप्शन कोई नहीं बचा कि आप उन पार्लियामेंट्री पार्टीज में इन टिकट को तकसीम करें जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तकसीम किया, ठीक, जिनका इलेक्शन में वोट का जो अपना रेशो है उस रेशो के मुताबिक तकसीम करें आप। दूसरा, फिर सुन्नी इत्तेहाद है, फिर तहरीक वाले ने खुद लिख के दिया है कि वो उनको रिजर्व सीटें चाहिए ही नहीं। तो फिर जब आपको सीटें चाहिए ही नहीं थी और आपका मंसूर ये कहता है कि रिजर्व सीटें गैर मुस्लिम की हम लेने के लिए ठीक, बिल्कुल ऐसा ही है, तो फिर वो सीटें कहाँ जाएंगी? ठीक है। लेकिन इसी नुक्ते पे जो जी यासीर साहब, जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट और मज़ीद चीफ जस्टिस भी और बाकी बेंच भी एतराज़ कर रहा है कि आपने एक पूरी ये गलत फैसले की वजह से या गलत तशरीह की वजह से पूरी सियासी जमात को एक तरफ कर दिया, जो भी सीटें नंबर्स थे, उसी सूरत में फिर सुन्नी इत्तेहाद और इधर उधर जाना पड़ा उनको। तो अगर इसके ऊपर फैसला आता है, ज़रा अभी इफ एंड वर्ड्स हैं, हो सकता है चीज़ें बेहतर हों, लेकिन ये आप नहीं समझते कि मज़ीद फिर एक आइनी बहरान पैदा हो जाएगा? ये तो ये असम्बली, जिस तरह आप खुद भी कह रहे थे, पूरा ऐवान ही वो हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा ना सर। जी, जब ऐवान इनकम्प्लीट है जी, और 24-25 सीटें निकलने के बाद अगर मौजूदा हुकूमत के खिलाफ रिजर्व सीटें मिलने के बाद 2/3 मेजॉरिटी थी जो आइन के अंदर तब्दीली कर सकती थी, उन सीटों में जाने के बाद असम्बली तो कोई अमेंडमेंट लाने चाहे आइन में 2/3 मेजॉरिटी तो नहीं मिलेगी, नहीं होगी जी। तो फिर आइन के अंदर भी कोई 5 साल के अंदर अमेंडमेंट नहीं हो सकती। तो ये बहुत सारे मामला हैं जिसका फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने करना है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सीटें तकसीम की हैं, तरीके से की हैं, वोट पार्टी के वोट बैंक को सामने रख के तकसीम की हैं, मेरे नज़दीक इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उनको और कंप्लीट करना है। अब मिसाल के तौर पर इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद 17 है, ठीक है सर। 17 की तादाद जब कंप्लीट नहीं होती तो ज्यादा अर्सा तक सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद को खाली तो नहीं रखा जा सकता ना। जी बिल्कुल, अब फिलअप करेंगे कानूनी एतबार से देखें। इस पर अगर फुल कोर्ट 13 जजेस का था, अब तो 3 चले गए ना, 17 हो गए। 13 जज अगर कोई अदालत जज लाने चाहते हैं तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट नहीं था तो आप अदालत जज नहीं ला सकते थे, ठीक है। अब 17 जज आ गए, तो अगर काम ज्यादा है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आदमी तौर पर अदालत जज लाने चाहिए तो वो ला सकते हैं। तो हर चीज का एक रास्ता है ना सर, सही, रास्ते के मुताबिक हम चलेंगे ना। ठीक है। तो अच्छा, इसमें एक आप तजर्बे की रोशनी में क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या रोलिंग दे सकता है इसके ऊपर? एक तो ये जो बाज़ाहिर अभी लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन की तो गलतियां हैं, वो सारा मलबा सुप्रीम कोर्ट की पुरानी रोलिंग के ऊपर डाल रहा है, जैसे आज बहस भी हो रही थी इसके ऊपर। दूसरा ये है कि ज़रा अगर इसी फैसले को ही बरकरार रखा जाए कि ठीक है, अब सीटें जिन जिन लोगों के पास चली गई हैं हो गई हैं, सरजनश कर देता है सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन की,
तो इस सूरत में क्या हो सकता है कि मिट्टी पाओ आगे बढ़ो, या कोई आईनी सूरत मौजूद है? आपका तजर्बा क्या कहता है? देखिए, हाईकोर्ट के पेशावर हाईकोर्ट के जजेस ने जो फैसला किया था जी। वो मुतफक्का फैसला था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो नशिस्तें तकसीम की हैं वो जायज हैं। ठीक। अब बेंच के दरमियान अगर इख्तिलाफ राय होता है, और ये होना भी चाहिए, जरूरी नहीं कि तमाम जज एक ही लाइन पे जाएं, तो फिर यहाँ पे जो अक्सरियत का फैसला होगा, क्योंकि 13 जज हैं, जी। 13 में से 7 एक तरफ चले जाते हैं, 6 एक तरफ चले जाते हैं, तो 7 का फैसला बाइंडिंग हो जाएगा ना, मेजॉरिटी का फैसला हो जाएगा। ठीक है। ऐसी सूरत में उनको सीटें मिल जाएंगी। और अगर मसलन 7-7 से हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो फिर एक किस्म की टाई हो जाती है, वो नहीं होता। लेकिन अगर 7 जज ये कहते हैं ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद में तकसीम मिल जानी चाहिए और 6 कहते नहीं जानी चाहिए, तो हर हालत में अक्सरियती फैसले को माना जाएगा। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस में अक्सरियती फैसला क्या हक है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मैं तो समझ रहा था कि ये 2-3 दिन में केस कंक्लूड हो जाएगा। तो मैं चूंकि इधर कश्मीर में बैठा हूँ, मैंने अभी भी देखा है, तो वो केस शायद अभी भी चल रहा है। इतने दिनों से ये केस चल रहा है, इसका कोई एंड नहीं हो रहा। और ग्रेट रिस्पेक्ट टू दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। इसमें तो यासीन मेरा साहब आप कहना सही कह रहे हैं, आपका चूंकि तजर्बा भी है इसमें। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह का केस है, आप समझते हैं कि इतना लंबा फुल बेंच बना, फिर उसके ऊपर जिस तरह समाअत हो रही है और जितनी मुसलसल हो रही है, क्या वाकई में इतना लंबा चलना चाहिए था, या ये बहुत जल्दी इसके ऊपर फैसला आ जाना चाहिए था? देखिए, मेरा कहना यह है कि जब हमने फुल कोर्ट बनाया तो 24 और 25 को आपने सुप्रीम कोर्ट का बाकी तमाम काम खत्म कर दिया और 2 दिन तक आप मुसलसल सुनते रहे। ठीक। तो आपने जो अदर साइड के वकील हैं जो सीटें क्लेम कर रहे हैं, आप उनसे ये क्यों नहीं कहते कि अपने आप को जो पिटीशन अपील तक महदूद कर दें? ये 184 की कार्रवाई नहीं है कि आप पंडोरा बॉक्स खोलना चाहते हैं। अगर ये 184 की कार्रवाई होती तो मैं मान लेता कि ठीक है, बहुत डिटेल में जा रहे हैं। यहाँ तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने या तो पेशावर हाई कोर्ट के जजमेंट को सेटिस्फाइड करना है या उसको मेंटेन करना है। अगर सुप्रीम कोर्ट मेंटेन करता है तो जो सीटें तकसीम हुई वो जायज हो जाएंगी, और अगर मेंटेन नहीं करता तो फिर जो है ना झगड़ा पड़ेगा, और झगड़ा पड़ने के बाद वो रिजर्व सीटें किस तरह से तकसीम होगी, इसके लिए फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कोई ना कोई रास्ता देना पड़ेगा, और वो रास्ता मेजॉरिटी फैसले से होगा, अकलियती फैसले से नहीं होगा। ठीक है। और जी ठीक। अच्छा, तो ये पॉइंट तो आपका आ गया। अब ये बताइए कि चूँकि ओवरऑल अगर हम देखें तो पूरी ज़रा है तो है आपको कि लगता है कि कल इसकी प्रोसीडिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, चूँकि सवाल तो कल तक मुलतवी हुई है? ये कल क्या जजमेंट के लिए गया है क्या? नहीं, कल तो अभी सुनेंगे मजीद, अभी दलाइल सुनने हैं, तो अभी तो ज़रा टाइम लगेगा मजीद। नहीं, अब बात देखे, पता नहीं क्यों इतना लंबा चौड़ा सुन रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता। चूंकि 3 जज बाकी सुप्रीम कोर्ट के जो अभी नए बने हैं, ठीक, उनके सामने तो दूसरी किस्मों, चूंकि वो 3 जज जो नए सुप्रीम कोर्ट में आए हैं वो इस बेंच का हिस्सा नहीं हो सकते। ठीक है। इसलिए नहीं हो सकते कि फुल कोर्ट पहले जब 13 जज थे तो फुल कोर्ट बन गया, सही, उन्होंने केस सुन लिया था। ठीक है। अगर आप उन 3 जजेस को इंक्लूड करते तो फिर आर्गुमेंट नए सिरे से आपको स्टार्ट करने पड़ते। ठीक है। तो वो 3 जजेस तो निकल गए। अब 13 ने ही फैसला करना है कि सुन्नी इत्तेहाद को सीटें मिलनी है या नहीं मिलनी है, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सीटें तकसीम की हैं, ठीक वो सही है या गलत है यानी। अच्छा, आखिरी लेकिन सवाल यासीन रजा साहब, अब इतना टाइम लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, मजीद जजेस ने, फुल बेंच बना, और उसके बाद अगर ये फैसला ही बरकरार रखा जाता है कि ठीक है जो प्रीवियस था, जो सीटें जिनको मिल चुकी हैं वही हैं, फर्दर इसके ऊपर कोई वो नहीं होता, तो आप समझते हैं कि ये एक आम जो चूँकि टीवी पे तो सब लोग देख रहे हैं, ये लाइव दिखाया जा रहा है, तो ये काबिल कबूल या आम आवाम की नज़र में इस फैसले की ज़रा सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी काबिल कबूल तो होता ही है, उसके ऊपर कोई सवाल तो नहीं उठ सकता? पहली बात क्या है, यह है कि आवाम का इन रिजर्व सीटों से क्या फायदा है, नंबर 1। ठीक। नंबर 2, ये वो लोग हैं
जो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं लड़ रहे, इनडायरेक्ट लड़ रहे हैं। ठीक। और मेरा जाती ओपिनियन अगर आप लेने जाते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि ये रिजर्व सीटों में जो लोग आते हैं, जी। मेरे नजदीक वो आवाम की नुमाइंदगी नहीं करते। ठीक। मेरे नजदीक ठीक। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक। तो मेरे नजदीक तो आइन के अंदर अमेंडमेंट होनी चाहिए और ये जो रिजर्व सीटें इनको खत्म करके ये पॉइंट आपका ठीक है यासिर साहब, लेकिन जैसे आप खुद बता रहे हैं आप कश्मीर में बैठे हैं इस वक्त, हालांकि ये टॉपिक नहीं है, आप हम भी इसी पे बात कर रहे हैं। वजह यह है कि ज़ाहिर आपकी सबसे बड़ी जो अदालत है वो बैठ के ये फैसला सुन रही है, केस सुन रही है, लगातार ये 6-6 घंटे टीवी पे दिखाया जा रहा है, तो ये आम आवाम का इशू है नहीं, लेकिन तासुर ये बन रहा है। तो जब आवाम इस तरह के फैसले देखती है तो फिर तासुर ये कायम होता है कि शायद सब कुछ करने के बाद अगर यही करना था तो इतने 6 दिन ये केस चलाया क्यों है। नहीं, ये बात तो सही है ना, मैं भी कहता हूँ जी जी कि इतने दिनों से ये केस चल रहा है, पब्लिकली आप लाइव प्रोग्राम भी दिखा रहे हैं जी, और ऑनरेबल यहाँ जजेस का जो इस वक्त ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 55,000 से ज्यादा केस पेंडिंग है जी, तो लामाला उसमें तो आम लोगों का केस तो नहीं चल रहा ना। तो पब्लिक इंटरेस्ट तो यह है कि आम आदमी सफर कर रहा है, उनके केसेस नहीं चल रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप उनके केसेस नहीं चल रहे, हालांकि मेरे नजदीक उनके केसेस चलने चाहिए, पर ये रिजर्व सीटों वाला मामला जो है इसको इतना प्रोलॉन्ग नहीं किया जाना चाहिए। शान में सुन के जो भी फैसला है वो दे दें और लोगों का टाइम बताएं, और यही टाइम जो आप एक केस में दे रहे हैं वो बाकी जो पेंडिंग केसेस हैं उनको डिसाइड करें। ठीक। तो जो कॉमन मैन है शायद उनको फायदा मिल जाए। लेकिन मुझे इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या है कि अगर कोई फैसला आता भी है तो तब भी जो पीसीआई के लोग हैं क्या ख्याल है वो मान जाएंगे अगर उनको रिजर्व सीटें नहीं मिलती। मैं यही वो पॉइंट है यासीन ज़ादा साहब, चूँकि इस वक्त ये सब चीज़ें सुन रहे होते हैं ना आम आवाम भी, हम भी ज़रा पब्लिक में जाते हैं, बातचीत होती है, तो लोग एक एक पॉइंट किसी एक चीफ जस्टिस किसी एक जस्टिस का जो रिमार्क्स हैं उसको पकड़ के वो बैठे होते हैं कि देखें उन्होंने तो ये कहा था, उन्होंने ये कहा था, तो ये चीज़ें आम आवाम तक चली जाती हैं, मासिस तक चली जाती हैं, फिर वो एज्यूम कर लेते हैं। देखिए बद से बदनाम बुरा परसेप्शन बन जाता है कि शायद ये टेम्पर हुआ है, किसी के प्रेशर की वजह से अब फैसला ये आया। तो ज़रा ये इतनी डिबेट इतनी बड़ी बन चुकी है कि अब फैसला जो भी आए वो ज़रा कंट्रोवर्शियल तो होगा, उसके ऊपर बातचीत तो होगी, क्योंकि माजी में भी यही कुछ होता रहा। देखें कंट्रोवर्शियल जब आपने पीटीआई से बल्ले का निशान लिया जी, तो मेजॉरिटी कोर्ट ने डिसाइड किया ना जनाब, कानून तो यही कहता है कि जो मेजॉरिटी जजेस का फैसला होगा वो बाइंडिंग होगा। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब के केस में जब वो पनामा वाला केस, पनामा केस में जी, तो 2 जजों ने तो पहले दिन ही जजमेंट दे दिया था ना, तो नवाज शरीफ को कह दिया था कि वो करप्ट है। 3 जजों ने जेआईटी बनाई और जेआईटी उन्होंने चलाई, जेआईटी उन्होंने चलाई, जजमेंट उन तीनों को देना चाहिए था। लेकिन बाद में जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो वो 3 जजों का जजमेंट तो था, लेकिन उस पे उन 2 जजों ने भी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट पे उन 2 जजों ने भी साइन किए जो ऑलरेडी जजमेंट दे चुके थे। तो मेरा कहना यह है कि उस वक्त इसकी जरूरत क्या पड़ी थी, उन 2 जजों ने क्यों किया, वो फाइनल जजमेंट दे चुके थे। तो मैं एक बगैर किसी खौफ को ये बात कहता हूँ कि इस तरह से जो हमारा इमेज है जुडिशरी का उसको पूरी तरह से नुकसान एग्जैक्टली यही वो मेरा पॉइंट था कि जो आम आवाम में परसेप्शन जाता है ना तो फिर वो ये समझते हैं, हालांकि उनका ज़्यादा स्टेक नहीं है, फैसला जो होगा जैसे माजी में होते रहे, लेकिन ये आप नहीं समझते कि जिस तरह आप अदलिया के लिए आपकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं, तहरीक चलाते रहे, चलाई है, अभी भी आप ज़रा एक जंग लड़ रहे हैं, तो ये चीज़ें नहीं है कि इस तरह अगर करेंगे तो परसेप्शन ख़राब होगा। देखिए सर, पहली बात यह है कि पीटीआई को ये सीटें तो नहीं मिल सकती, ठीक राइट, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन में बैच पार्टी इलेक्शन लड़ाई नहीं है। ये सीटें अगर मिलती हैं तो सुन्नी इताद वाले को मिलेंगी। पीटीआई का जुल्म से इंतहा देखें कि कुछ लोग सुन्नी इताद में चले गए, ठीक, क्या उमर अयूब सुन्नी इताद में शामिल हुआ है क्या? वो तो अपनी अलग इंडिविजुअल पोजीशन मेंटेन करके बैठा हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुन्नी इताद में भी शामिल नहीं हुए और बाकी मेजॉरिटी वहां से चली गई। सवाल ये पैदा होता है कि जब ये मामला हुआ तो वो 80-82 जो मेंबर थे
पीटीआई बहस से जमात अपनी जगह मौजूद थी, तो वो पीटीआई में क्यों नहीं शामिल हुए? किसने मना किया था उनको? और यही बात ऑनरेबल चीफ जस्टिस चीफ जस्टिस ने बार बार ये सवाल उठाया। पीटीआई में किसने आपको जाने से रोका? ठीक, आप शामिल हो जाते। और उसके बाद अगर इलेक्शन कमीशन कहता कि नहीं, जब पीटीआई में गए पार्टी का, तो तब जाके आपके बाद में वजन होता है। ठीक है। मैंने एक सेनेटर का नाम नहीं बताता, जो पीटीआई का सेनेटर था, मैंने उससे पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है? तो उसने कहा जी लीगल एडवाइस देना हमारा काम है, अगर हमारा पार्टी रहनुमाई नहीं मानता तो हम क्या कर लेंगे? हम क्या करें? इसका मतलब ये है कि लीगल एक्सपर्ट ने शायद एडवाइस किया हो, लेकिन बानी पीटीआई को इस चीज की बात सुनेंगे तो तब बात सुनेंगे तो बात है, लेकिन आज ज़ाहिर है इस सब चीज़ का खमियाजा उनको भुगतना भी पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद यासीन आज़ाद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए, और बड़ी तफसील से बता रहे थे कि इस पूरे केस में क्या मुतवक्के फ़ैसला हो सकता है, उसके असरात आम आवाम पे क्या पड़ेंगे, ख़ुद पॉलिटिकल पार्टीज इस फैसले को मानेंगी या नहीं। बड़ी मुश्किल और नाजुक सूरत हाल है, मामला इतना पेचीदा हो गया है और इसके ऊपर इतनी डिबेट हो गई है। फैसला जो भी आएगा उसके ऊपर ज़रा दोनों तरफ से पार्टी जो है वो, और अगर ये फैसला रिवर्स हो जाता है और ये सीटें अगर सुन्नी इत्तेहाद को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिलती हैं, तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा। ऐवान जो है वो कंप्लीट नहीं रहेगा, सादा अक्सरियत अपनी खो देगा। तो इस सूरत में हुकूमत क्या प्लान करेगी, आइन और कानून क्या कहता है, इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।